और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहे हैं मैं आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ 3 देशों का पैनल है। मेरे साथ शांता मिश्रा है जो कि वॉशिंगटन से इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाइडेन समर्थक है। मेरे साथ गौतम कश्यप है जो मॉस्को से इस समय लाइव है, पुतिन समर्थक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं, इस समय जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ इस चर्चा में दीपक वोरा जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं, वो न्यूयॉर्क से लाइव हैं। तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन मैं अब आपको सबसे पहले मैप्स की कुछ एलिमेंट दिखाता हूं और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैस्टन है, रक्षा विशेषज्ञ, मंच पर आइए आप। और साथ ही मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ हैं, उनका भी अभिनंदन है, तो आप भी आ सकते हैं। मेरे साथ ये 2 मेहमान मेरे साथ मेरा साथ आज देंगे। लेकिन मैं अब आपको एक मैप के जरिए समझाना चाहता हूं कि ये शहर या तो तबाह हुए हैं या फिर यहां पर तबाही का दौर जो है वो जारी है। सुमय, खार्किव, डांसेक, कीव, जतोमर, इसके अलावा इरपिन, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर इस समय तबाही का मंजर हमें देखने को मिल रहा है। जी, मेरे साथ राठौड़ साहब भी हैं। राठौड़ साहब, 13 दिन हो गए हैं इस युद्ध को। ये युद्ध कहां जाते हुए दिख रहा है? क्योंकि एक तरफ पुतिन साहब की शर्तें हैं, यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद करे, यूक्रेन के संविधान में बदलाव हो, क्राइमिया को रूसी क्षेत्र की मान्यता मिले, इसके अलावा डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश माना जाए जिनको वो अलग देश मानते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आज युद्ध का 13वां दिन है और मोटे तौर से रूस की सेनाएं कीव को पूर्व और पश्चिम से घेर चुकी हैं। ओडेसा और क्रीमिया के साथ लगभग माइकोलेव से लेकर के मरियोपोल तक रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव के इलाके में रूसी सेना का कब्जा है और लड़ाई चल रही है। इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं कि शांति कैसे हो सकती है, शांति के लिए गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक शर्तें हमारे सामने है। पुतिन के पास मैं मिलिटरली बात करूंगा, ऐसा कोई तुरुप का पत्ता अभी तक पुतिन के पास नहीं आया है जिससे वो बार्गेनिंग कर सकें। कीव अभी भी अपनी जगह खड़ा है। क्या कारण है जो युद्ध माना जा रहा था? मैस्टन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो युद्ध माना जा रहा था कि रशिया के लिए 4 दिन का खेल होगा, 5 दिन का खेल होगा, 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा होगा, वो आज 2 हफ्ते तक खिंचा हुआ है। 13 दिन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। पहली बात, ये बहुत लंबी लड़ाई चल चुकी है और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सोच विचार इस प्रकार है कि रशिया की तरफ से मैं लेता हूं, रशिया ने शायद कुछ गलतियां की हैं। उनके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो मेरे ख्याल अमल नहीं हो पाए हैं और उन्होंने जो फौज के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं उसमें एक है मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये कीव अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। खार्किव को लगभग रशिया वहां तक उसको काबू पे पा लिया है, कीव के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। तो क्या कारण, क्या 3 अगर हम बड़े कारण तो 3 बड़े कारण है। देखिए, एक मैं बता रहा था मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम होता है। ये लड़ाई अभी काफी फैल चुकी है और उन्होंने काफी, ये देखिए, चेरनाहीव से लेके ये पूरे और कई शहर को उन्होंने घेरा है। तो उन्होंने फौजी भाषा में उन्होंने अपने रिसोर्सेज को फ्रिटर अवे कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्सिफाइड। तो क्या है, यहां से अब आप क्या देखते हैं, ये लड़ाई कितनी और खींचेगी आपको लगता है? मेरे ख्याल ये लड़ाई लंबी चलेगी। कारण यह है कि पहली बात, अगर उनका मुद्दा है अभी कीव को कैप्चर करना, वो बहुत मुश्किलात लड़ाई। देखिए, मैं नॉर्मली पॉलिटिकल शोज करता हूं, भारत सेंट्रिक शोज करता हूं। आज शायद ऐसा 3-4 मौका है जिसमें मैं इसके ऊपर एक कार्यक्रम कर रहा हूं और मेरे पास कुछ इनसाइड स्टोरी है। और मैं क्यों व्यूअर्स को ये कह रहा हूं इनसाइड स्टोरी है, क्योंकि कई राष्ट्रीय अध्यक्ष अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की स्थिति में है और वो उनको सैन्य ताकत भेज सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है, और ये सवाल आपसे कई तरीकों से पूछा गया होगा, कई बार पूछा गया होगा, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रहा हूं, कोई हवाई बात नहीं, क्या हमें वर्ल्ड वॉर दिख रही है? मेरे को वर्ल्ड वॉर तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन ये जो वॉर कितनी लंबी चलेगी, ये फैल सकती है जंग, ये फैलेगी और अंदर ही चलेगी। इसमें ये बेसिकली आप देखिए, ये गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ चलना है। जैसे अफगानिस्तान में यही सेना, जब रूसी सेना गई थी, सोवियत सेना, वहां 1979 से 1989 कैप्चर पूरा कर लिया था, पूरा होल्ड था। लेकिन बाद में जो कोवर्ट ऑपरेशंस चलाएगा यूएस द्वारा और वहां मुजाहिदीन भेजे,
तो आपको पता है कि पूरी रूसी सेना को वापस जाना पड़ा और उसके बाद रूस सोवियत सेना कई टुकड़ों में हो गई थी। डू यू एग्री? देखिए, यूक्रेन के अंदर रूस का क्या ऑब्जेक्टिव है? बेस्ट ऑब्जेक्टिव ये होता कि पूरे यूक्रेन को कब्जा किया और कीव गिर गया, वैसा हुआ नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो नीपर नदी है, जो लगभग यूक्रेन को दो हिस्सों में उत्तर से दक्षिण में बांटती है, जी। तो पूर्वी यूक्रेन के ऊपर रूस कब्जा करे और चूंकि वहां पर रशियन बाहुल्य लोग हैं तो उसको इस्तेमाल करे। लेकिन आज यूक्रेन में एंटी रशियन सेंटीमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि रूस को अपने तरीके का, अपने कहने वाली गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना भी मुश्किल होगा। और जैसे कि जनरल मेस्टन कह रहे थे कि रूस को यूक्रेन को होल्ड करना, हो सकता है कि यहां पर भी वही हालात हो जो आपने चेचनिया में देखे, अफगानिस्तान में देखे। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, रूसी सेना और पुतिन के लिए यह मुश्किल हो रहा है, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली। मैं शंकर प्रसाद का रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, आपको परिस्थिति क्या दिखती है? मेरा बहुत सीधा सवाल है शंकर प्रसाद आपसे, आपको परिस्थिति क्या दिखती है यहां से? क्योंकि 13 दिन हो गए। बड़ी दो बातें समझने की जरूरत है। ये पुतिन साहब ने हमला किया क्यों, इसका अगर जवाब मिल जाए तो आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने, देखिए, कोई भी देश है वो अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रीजंस के वजह से इस तरह के माहौल में फंसता है। पुतिन साहब को एक तरफ से सिक्योरिटी की फिक्र थी कि मेरे बीच में और नेटो के बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, उसके लिए उसको यूक्रेन पर अपना कब्जा करने के लिए, अपनी रिट जमाने के लिए बहुत जरूरी था। दूसरी बात है इकोनॉमी में देखे जाए अगर, तो यूक्रेन में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पोटेंशियल है। यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे मिनरल्स की बहुत क्वांटिटी में मिलते हैं, यहाँ पर व्हीट ग्रो होता है। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक की जो हैं, इस पे रशिया को अपना कंट्रोल करना है, नहीं तो ये सब अमेरिका के हाथ में चली जाएंगी। अगर आप 2 मिनट है तो मैं समझाता हूं कि जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप गैस और ऑयल को ही लें तो यहाँ पर काफी पोटेंशियल है ब्लैक सी के तरफ में कि वहां से गैस और ऑयल की एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, वहां पे उसका इसकी होने की बहुत जबरदस्त पॉसिबिलिटी है। तो इसको यूक्रेन ने शेल कंपनी को, जो अमेरिकन कंपनी है, ऑयल कंपनी है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे जिससे कि वो एक्सप्लोर करेगी और वही इसको बेचेगी। ये ना तो रशिया के हित में होना था और ना लॉन्ग टर्म यूक्रेन के हित में होना था। दूसरी बात, अगर आप देखें कि यहाँ से जितना मिनरल है और जितनी यहाँ पर इंडस्ट्री है वो काफी इकोनॉमी को डेवलप करती है। एक तो इसी मारे अमेरिका वहां पर हावी हुआ है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो बात समझ की ये है कि पहली बात तो पुतिन साहब का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल, लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इज क्लियर कि मैं कीव पर और यूक्रेन के ऊपर कब्जा करके ही हासिल रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, बाद में उसको देखी जाएगी, लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको कब्जा करता हूं। जैसे मेस्टन साहब कह रहे थे, इंसर्जेंसी की आशंका है, वो देखा जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें बहुत अंतर है, अफगानिस्तान और यूक्रेन में काफी फर्क है।